जय हिंद साथियों, खेल और साहित्य दर्शन में आपका पुनः स्वागत है। और आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो स्टूडेंट जो भाई अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ वे कर लें, क्योंकि जो भी अगर हम वीडियो बनाते हैं आपको नोटिफिकेशन जाता रहे। और हमारी वीडियो खासकर खेल और हिंदी साहित्य के ऊपर बनाई जाती है। इसके पहले आप सभी लोगों ने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल पढ़ चुका है। आज हम आप लोगों को आधुनिक काल और जिसका दूसरा नाम गद्यकाल है, इसके विषय में अपनी वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं समय सीमा। तो आधुनिक काल की समय सीमा 1900 विक्रमी संवत से अब तक का है। अगर ईस्वी में देखा जाए तो 1843 ईस्वी से अब तक का जो समय है, यह सब समय आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। और आधुनिक काल को गद्यकाल क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो वास्तविक गद्य का जो विकास हुआ है वह आधुनिक काल में हुआ, जिसमें नाटक, उपन्यास, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत आदि गद्य विधाएँ आधुनिक काल में लिखी गईं। और तमाम ऐसी विधाएँ हैं जिन विधाओं का प्रारंभ आधुनिक काल से ही हुआ है, इसलिए इस आधुनिक काल का दूसरा नाम गद्यकाल पड़ा। आधुनिक काल की समय सीमा 1843 से अब तक की मानी जाती है। और 1843 से पहले का जो समय था वह रीतिकाल का समय था। लेकिन अगर हम वास्तविक रूप से देखा जाए, या हम कह सकते हैं कि आधुनिक काल को जब बांटा जाता है 4 भागों में: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता का युग। सॉरी, हमने बोला था 4 भाग में, लेकिन 6 भाग में बांटा गया है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता का युग। तो पहला जिसमें जो युग है वह भारतेंदु युग है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, जिनका जन्म 1850 में हुआ था, इन्होंने हिंदी साहित्य को अनेकों साहित्य कृतियाँ दी हैं और इसीलिए इस युग का नाम भारतेंदु युग पड़ा। और भारतेंदु युग की वास्तविक जो समय सीमा मानी जाती है वह 1868 से 1902, या कहीं कहीं आप लोग 1900 ईस्वी भी देख लेंगे। अब 1868 सॉरी, तो 1868 क्यों माना गया है? क्योंकि 1843 से ही आधुनिक काल की शुरुआत हो गई है। तो 1843 से 1867 का जो समय था यह संभ्रांत काल था। इस समय भारत अंग्रेज़ों के अधीन था। थोड़ी सी समस्याएं रहीं गद्य लेखन में। स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लड़ा गया, तो हिंदी गद्य और हिंदी पद्य में रचनाएं हुई, लेकिन उन इस संक्रमण काल को आधुनिक काल में लिया गया। लेकिन अगर वास्तविक भारतेंदु युग देखा जाए तो 1868 से 1902 ईस्वी के मध्य का समय रहा। अब देखेंगे द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की जो समय सीमा है 1902 से 1918 ईस्वी तक मानी जाती है। कहीं कहीं आप लोग 1900 से 1920 तक देखेंगे या 1902 से 1920 देखेंगे। तो इसमें भ्रम थोड़ा सा है, लेकिन हमें भ्रमित होना नहीं है। और द्विवेदी युग नाम इसलिए पड़ा क्योंकि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के लिए जो योगदान भारतेंदु युग में या अपने समय में भारतेंदु जी ने दिया, वही योगदान हिंदी साहित्य के विकास के लिए, जैसे हंस, स्वस्ति नामक पत्रिकाओं का संपादन, हिंदी के लेखकों का मनोबल बढ़ाना, उनके त्रुटियों को दूर करना, प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहन देना, ये सब कार्य भारतेंदु जी ने अपने युग में किया, द्विवेदी जी ने अपने युग में किया। इसलिए इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। अब आगे देखेंगे हम छायावादी युग। छायावादी युग हिंदी पद्य के दृष्टि से देखा जाए तो छायावादी युग, अगर हिंदी गद्य के दृष्टि से देखा जाए तो इसका नाम शुक्ल युग है। लेकिन हम यहाँ पद्य की दृष्टि से देखते हुए आगे बताना चाहते हैं कि छायावादी युग में प्रसाद जी भी हुए, निराला जी हुए, महादेवी वर्मा हुए, पंत जी हुए। अब छायावाद नाम क्यों पड़ा, थोड़ा सा इसमें भी हमें ध्यान देना है कि छायावाद नाम इसलिए पड़ा कि जब जीवात्मा की छाया को परमात्मा में देखा जाए, या हम दूसरी तरह से कह सकते हैं कि जब परमात्मा को प्रकृति की हर वस्तुओं में, या परमात्मा की छाया प्रकृति की हर वस्तुओं में देखने का एक कल्पना की जाए, या उसकी छाया को देखने का प्रयास किया जाए, तो किया गया। इसलिए इस युग का नाम छायावादी युग रखा है। एक बार फिर से हम इसी बात को रिपीट कर दे रहे हैं कि जब परमात्मा की छाया को प्रकृति की हर वस्तुओं में देखने का प्रयास किया गया है जिस युग में, उस युग को छायावादी युग कहा गया। अब छायावादी युग का समय सीमा जो है वह 1918 से
1936 ईस्वी के मध्य का समय छायावादी युग हुआ। इस युग को प्रसाद युग भी कहते हैं, बहुत से लोग निराला युग भी कहते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे छायावादोत्तर युग। छायावादी के बाद का जो समय था वह छायावादोत्तर युग कहा गया। उसको प्रगतिवादी युग भी कहा गया, उसको प्रसादोत्तर युग भी कहा गया, जिसकी समय सीमा 1936 से 1945 तक के मध्य की है। अब इसके आगे हम देखेंगे प्रयोगवादी युग। प्रयोगवादी युग इससे कहा गया कि इसमें तमाम तरह के प्रयोग हुए, 4 सप्तक की रचना हुई। और प्रयोगवादी युग का दूसरा नाम स्वतंत्रोत्तर युग भी कहा जाता है, क्योंकि 1947 में आज़ाद हुआ था। 1945 से 1960 ईस्वी का जो समय था यह प्रगतिवादी युग का था। स्वतंत्रता के समय इस युग का प्रारंभ हुआ या ऐसी कविताओं का निर्माण प्रारंभ हो गया, इसलिए इसका नाम रखा गया स्वतंत्रोत्तर युग। इसके बाद आता है नई कविता। नई कविता का युग, ये इसे हम साठोत्तरी कविता भी कहते हैं, जिसका 1960 से अब तक का जितनी भी कविताएँ लिखी जा रही हैं ये नई कविता के युग के अंतर्गत आती हैं। अब हम आगे देख लेंगे भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और भारतेंदु युग की प्रमुख रचनाएं। तो भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों में हम देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, जिन्होंने लिखा है प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी। प्रताप राय मिश्र जी हैं, जिन्होंने लिखा मन की लहर, श्रृंगार विलास। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, इन्होंने लिखा है लालित्य लहरी। राधाचरण गोस्वामी ने लिखा है नव भक्त काल। इस तरह से अनेकों कवियों ने भारतेंदु युग में अपनी कविताओं को लिखा, जिसमें भारतेंदु युग का सहयोग मिलता रहा। भारतेंदु जी ने निरंतर लोगों के या लेखकों के, कवियों के प्रोत्साहन में कार्य करते रहे, और इन्हीं सब कारणों से भारतेंदु या इस युग का नाम भारतेंदु युग पड़ा। अब इसकी कुछ विशेषताएँ हैं, विशेषताओं को भी हम संक्षेप में देख लेते हैं। विशेषताएँ या प्रवृत्तियाँ दोनों एक ही होती हैं, बहुत से स्टूडेंट भ्रमित भी होते हैं। लेकिन विशेषताओं में पहला विशेषता है राष्ट्रीयता की भावना, क्योंकि द्विवेदी युग में राष्ट्रीयता की भावना भारतेंदु युग में राष्ट्रीयता की भावना देखी गई। भारत अंग्रेज़ों के अधीन था, लेकिन फिर भी लोगों को जगाने का कार्य भारतेंदु जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से किया। और इसमें एक रचना है जिसमें कहा गया है कि कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जानत नहीं अनेक जतन करी भारतवासी रोए। तो इससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीयता की भावना देखी गई या राष्ट्र के प्रति प्रेम देखा गया। दूसरा है सामाजिक चेतना का विकास। सामाजिक चेतना का विकास भारतेंदु जी ने अपने हिसाब से बहुत कुछ किया है, गद्य के माध्यम से, पद्य के माध्यम से। आगे देखेंगे हास्य व्यंग। उस समय हमारा भारत देश अंग्रेज़ों के अधीन था, और हास्य व्यंग की रचनाओं के माध्यम से लोगों को जगाने का प्रयास किया गया, लोगों को उस वास्तविकता दिखाने का प्रयास किया गया। आगे अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। अंग्रेजी शिक्षा के विरोध में आप लोग सभी लोग जानते हैं कि भारतेंदु जी ने ही लिखा है कि अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पर निज भाषा ज्ञान के रहत हीन के हीन। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीयों में हिंदी भाषा के प्रति लगन दिखाया गया है, या भारतीयों में हिंदी भाषा के प्रति प्रोत्साहन दिया गया है भारतेंदु जी के द्वारा। और अंग्रेजी का विरोध नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि अंग्रेजी पढ़ना अगर ज़रूरी है तो उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी हमारा हिंदी है, क्योंकि व्यक्ति अपनी भाषा में, अपने देश में रह करके पूर्ण विकास कर सकता है। आगे है विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग। तो विभिन्न काव्य रूप जैसे मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य। इसके पहले आप लोग देखे होंगे कि मुक्तक काव्य मिलते रहे होंगे, प्रबंध काव्य मिलते रहे होंगे। मुक्तक काव्य यदा कदा आपको रीतिकाल में मिलेंगे, थोड़ा बहुत भक्ति काल में भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रबंध काव्य के साथ साथ मुक्तक काव्य की भी रचना प्रारंभ हो गई, जो अतिशय देखी गई। तो इस तरह से हम भारतेंदु युग के प्रमुख प्रवृत्तियों के विषय में जान लेते हैं। अब आगे होता है द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता का युग। इन युगों के बाद में हमारी आने वाली वीडियो बनाएंगे। वीडियो काफ़ी लंबी ना हो, इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्टकट में बना रहे हैं। और अभी जल्द ही हम द्विवेदी युग के प्रमुख कवि, द्विवेदी युग की विशेषताएँ, छायावादी युग और प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग आदि के बारे में वीडियो बनाएंगे और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। जय हिंद।